नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 1 का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। जिस अध्याय का नाम है जीवों का विकास। और इस अध्याय के रिवीजन का जो वीडियो है वो 2 भागों में बना है, जिसका पहला भाग आप लोगों को कल प्राप्त हो चुका है और यहाँ पर जो है हम लोग दूसरे भाग का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि प्रथम भाग में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। प्रथम भाग में हम लोगों ने जीवाश्मों के बारे में जाना, जीवों का विकास किसे कहते हैं इसके बारे में जाना और कौन कौन से कारक होते हैं जो जीव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब जो है जीवों का जो विकास था उसके संबंध में जो प्रमुख कार्य जिन वैज्ञानिक ने किया था वो थे चार्ल्स डार्विन। और इन्होंने जो है बीगल नामक एक जहाज पे सन 1831 से 1836 के मध्य अपनी 5 वर्षीय यात्रा में विभिन्न द्वीपों महाद्वीपों के अवलोकनों के द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर जो है 2 प्रमुख सिद्धांत दिए थे जीवों के विकास से संबंधित। पहला सिद्धांत था प्राकृतिक वर्णनवाद और दूसरा सिद्धांत था जैव विकास का सिद्धांत। अभी आप लोग शब्दों को देख सकते हैं। पहला सिद्धांत किस चीज का था? प्राकृतिक वर्णनवाद। ठीक है, तो प्रकृति का वर्णनवाद मतलब वर्ण अर्थात ग्रहण करना, है ना। प्रकृति किसको ग्रहण कर रही है? तो प्रकृति उसी का ग्रहण करती है, मतलब उसी को आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है जो जीव क्या होता है, प्रकृति के अनुकूल होता है ना। प्रकृति अर्थात जो वातावरण है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इन सब के प्रति अपनी अनुकूलता को जो दर्शाता है, स्वयं को जो ढालता है, वही जीव जो है जीवन संघर्ष में आगे जाता है और वही जीव जाति जो है नई जातियों की उत्पत्ति के लिए सहायक होती है। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत जो था वो था जैव विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो जो प्राकृतिक वर्णनवाद के क्रम से होकर जो गुजरता है उन्हीं जीवों का विकास जो है यहाँ पर होता है। इसमें जो है कुछ 4-5 बिंदु थे, जैसे कि जीवों में विविधता पाई जाती है ना। सभी जीव जो है एक समान पूर्वजों से उत्पत्ति हुए हैं और जीवों में समानता होने के साथ साथ भिन्नताएं भी होती हैं और इन भिन्नताओं के कारण ही नई जीव जाति का उद्भव होता है। और ये भिन्नताएं जो है अनुवांशिकी के द्वारा, यानी अनुवांशिक गुणों की वंशागति के द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। ठीक है, तो ये जैव विकास का सिद्धांत डार्विन के साथ साथ एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वेलेस, उन्होंने भी प्रतिपादित किया था। अब आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जैव विकास का जो सिद्धांत था, जिसमें क्या कहते हैं विकास किस तरीके से होगा, किस जीव का होगा, उसका चयन किस प्रकार से प्रकृति करती है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, चयन। तो ये जो चयन होता है जीवों का, अगली पीढ़ी में कौन से जीव बचेंगे, कौन से जीवों का विकास होगा, है ना, नई जीव जातियों का किस प्रकार से उद्भव होगा, उसके लिए प्रकृति के द्वारा चयन किया जाता है ना। और यही चयन जो है प्रकृति का द्वारा किया जाने वाला चयन ही दोनों पीढ़ियाँ, दोनों सिद्धांत, कौन से सिद्धांत? प्राकृतिक वर्णनवाद और जैव विकास का सिद्धांत, दोनों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चयन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक चयन, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे विकास में चयन की क्या भूमिका होती है। तो विकास में चयन की भूमिका होती है, चयन के कारण ही श्रेष्ठ जीवों का विकास होता है ना। मतलब जो जीव जो है अपने आप को वातावरण के प्रति, अपने आवास के प्रति ढालने की प्रक्रिया रखता है, यानी कि अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, वही चयनित जीव होता है और वही जो है जीवित रहता है और अगली पीढ़ी में अपने गुणों को पहुंचा के जो है नई जातियों का विकास करता है। तो चयन की जो है प्रकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर जो है जो चयन होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चयन और दूसरा होता है कृत्रिम चयन। कौन सा होता है चयन? प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। ठीक है, जो प्राकृतिक चयन होता है उसमें योग्यतम जीवों के उत्तरजीवियों को चुना जाता है। जो योग्यतम जीवी होगा, मतलब पहले आपको बता दूं, योग्यतम जीवी हम किसे कहेंगे? जो कि अनुकूलित होगा। यहाँ पर देखिए आपको ब्लैक कलर से अनुकूलन शब्द जो है लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो जो अनुकूलित होगा वातावरण के प्रति, आवास के प्रति, है ना, वही जीव जो है आगे चयनित होकर और उत्तरजीविता का प्रदर्शन करेगा। ऐसे जीवों का समूह
अपने पूर्वजों से कुछ भिन्नताएं दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि वो अनुकूलन के लिए जो है अपने अंदर कुछ नए गुणों का विकास कर लेता है। ठीक, इसका उदाहरण बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि मच्छरों का उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। किसका उदाहरण ले सकते हैं? मच्छर का। मच्छर आप लोग देखे होंगे कि पहले ज़माने में जो है DDT नामक एक दवाई छिड़की जाती थी। DDT ये जो है कीटनाशी होता था, और इसके जो छिड़काव था उससे जो है मच्छर जो है नष्ट हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मच्छरों की प्रजातियों ने इस DDT के प्रति अपने अंदर प्रतिरोधकता उत्पन्न कर ली, और अभी वर्तमान समय के जो मच्छर हैं उनके अंदर जो है ये DDT दवाई छिड़काव करने से नष्ट नहीं होते हैं, है ना। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे जेट जलाते थे, तो जो पहले जेट आती थी, है ना, जो मच्छर भगाने का कॉइल था जो पहले आता था, उसको जलाते थे तो मच्छर आसानी से चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे नया कॉइल आता है, आप देखेंगे कुछ दिनों में नए वाले कॉइल को जलाने से भी मच्छर नहीं मरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो नए कॉइल के अंदर रसायन है उसके प्रति मच्छरों की प्रजाति जो है अपने अंदर प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेती है। आप लोग देखेंगे कि जैसे मान लो एक कक्ष है, उसके अंदर में 1000 मच्छर उपस्थित हैं, तो आप नया जेट जलाएंगे तो 1000 के 1000 पूरे नहीं मरते हैं, उसमें 950 मर जाएंगे, 50 मच्छर लगभग जीवित रह जाएंगे, जिनके अंदर प्रतिरोधकता होगी उस कॉइल के अंदर उपस्थित रसायन के प्रति, है ना। और फिर जब वो अपनी जाति में वृद्धि करेंगे तो फिर से आप कुछ दिनों में देखेंगे कि मच्छरों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा हो गई, और वहाँ पर जो है जो रसायन है वो अब उनके ऊपर कार्य नहीं कर रहा है। आप उस जेट को कितना भी जलाएंगे, उस कॉइल को कितना भी जलाएंगे, पर मच्छर जो है मरेंगे नहीं। तो ये जो है प्रतिरोधकता है, मतलब ये उत्तरजीविता का सिद्धांत है। ये उत्तरजीविता का सिद्धांत यह दिखाता है कि मच्छर अपने अंदर अपने जो वातावरण है उसके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेता है। जैसे यहाँ पे DDT का उदाहरण है, DDT के प्रति प्रतिरोधकता मच्छरों ने उत्पन्न कर ली, तो वो जो है लंबे समय तक इस रसायन के साथ जो है जीवित रह पा रहे हैं, है ना। तो ये प्रकृति क्या कर रही है? उस जंतु का चयन कर रही है। मच्छर एक जंतु है ना, और उस जंतु का वो चयन कर रही है जो कि अपने वातावरण में उपस्थित हानिकारक पदार्थों या अपने वातावरण में आए हुए बदलावों के प्रति अपने अंदर परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो चयन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन जो है एक धीमी प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक चयन कैसी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। मतलब एकाएक नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप आज जेट लाएंगे और मतलब आज कॉइल जलाएंगे और आज सारे मच्छर मर जाएंगे और फिर अगले दिन वाले फिर से आपको 1000 मच्छर दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता है। शुरू में वो 20, 25, 30 दिन जो है मच्छरों की 2, 4, 5 पीढ़ी आते तक जो है वहाँ पर जो है आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जो हम कॉइल जला रहे हैं वो एक असरकारक कॉइल है। लेकिन धीरे धीरे जो चयनात्मक जाति है मच्छरों की वो विकसित होती रहेगी और वो धीमे धीमे जो है अपनी संख्या में वृद्धि करती रहेगी। तो प्राकृतिक चयन जो होता है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, और ये जो है प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। प्रकृति के ऊपर मतलब हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हो सकता है कि वहाँ पे सारे मच्छर भी मर सकते हैं अगर वे सारे के सारे अपने अंदर अनुकूलता पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें वांछनीय लक्षणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब हम जैसे मच्छर की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या चाहते हैं कि सारे मच्छर जो है कॉइल जलाने से मर जाएं, लेकिन वह लक्षण जो है सभी मच्छरों के अंदर पाया जाएगा यह आवश्यक नहीं है। वहाँ पर कुछ के अंदर यह लक्षण भी पाया जा सकता है कि वो कॉइल जलाने के बावजूद जो है जीवित रहेंगे, उस रसायन के प्रति प्रतिरोधकता को दर्शाएंगे। तो जो लक्षण मनुष्य चाहता है वह वांछनीय लक्षण जो है प्राकृतिक चयन के अंतर्गत प्राप्त नहीं किए जा सकते। भौगोलिक परिस्थितियां जो है इसको प्रभावित करती हैं। भौगोलिक परिस्थिति का अर्थ यह है कि जैसे हम लोग डायनासोर की बात करते हैं, डायनासोर का विलुप्तीकरण हो गया है ना, तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शीत युग आया था और डायनासोर जो है उस शीत युग को जो है अपने आप को अनुकूलित नहीं बिठा पाए, तो वहाँ पर भौगोलिक परिवर्तन हुआ, है ना। या फिंच पक्षी की आप लोग बात कर सकते हैं। फिंच पक्षी की चोंच में बदलाव आ गया, अलग अलग जो गालापागोस द्वीप समूह था उसके अलग अलग द्वीप खंडों पर उन अलग अलग चोंच वाले फिंचों का पाया जाना, तो इनकी जो चोंच में परिवर्तन था वो प्राकृतिक चयन के अंतर्गत आया था। और वो जो है भौगोलिक परिस्थिति, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति जहाँ पर अलग अलग खाद्यान्न की प्राप्ति हो रही थी उसके आधार पर, है ना, किसके आधार पर,
अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के खाद्यान्नों की प्राप्ति के आधार पर जो है उनके अंदर यह परिवर्तन आया था। तो प्राकृतिक चयन को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? प्राकृतिक चयन वह चयन होता है जो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप होने वाली एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें वांछनीय लक्षणों की प्राप्ति नहीं होती है। एक बार फिर से आप लोग इसको देख सकते हैं। प्राकृतिक चयन ऐसा चयन है जिसमें जीव का चयन प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। प्राकृतिक चयन में जीव का अगली पीढ़ी का जो लक्ष्य निर्धारण है वो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। यह एक धीमी होने वाली प्रक्रिया है और ये भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। इसमें वांछनीय लक्षणों की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरी तरफ देख सकते हैं कृत्रिम चयन। कृत्रिम समझ के जब भी कोई कृत्रिम शब्द लगाते हैं तो वहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप जरूर होता है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र जीव है धरती पर जो कृत्रिम रूप से वस्तुओं को बनाने के लिए सक्षम है ना। तो कृत्रिम चयन जो है वह चयन होता है जो मनुष्यों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह एक तीव्र होने वाली प्रक्रिया है। मतलब कृत्रिम चयन का जो रिजल्ट होता है वो आपको बहुत ही जल्दी जो है मिल जाता है और इसमें वांछनीय लक्षणों की प्राप्ति होती है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे हाइब्रिड धान है, गेहूँ है, सब्जियां हैं, ये सब जो है कृत्रिम चयन के फलस्वरूप बनती है ना। तो हाइब्रिड भैंस है, गाय है, अलग अलग जंतु हैं जिनमें हम दो अलग अलग गुणों का आपस में सम्मिश्रण करके और उस जंतु के अंदर नए गुण का डेवलपमेंट करते हैं, है ना। तो मतलब वांछनीय लक्षण, जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं कि एक भैंस है जो कि किसी गर्म वातावरण में जीने के लिए अनुकूलित है और एक भैंस है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है लेकिन वो गर्म वातावरण में जीवित नहीं रह सकती। तो हम इन दोनों भैंसों के जो जीन्स हैं अगर उनका संकरण करा देते हैं तो एक जो भैंस की नई प्रजाति आपको प्राप्त होगी वो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जीने के लिए अनुकूलित होगी, है ना। तो ये हमारा जो है कृत्रिम चयन होगा। अब छत्तीसगढ़ में क्या क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, और वो गर्मी के मौसम में जीने के लिए अनुकूलित हो जाएगी, साथ में दूध भी ज़्यादा देगी। तो ये हमारे वांछनीय लक्षण हैं जो कि कृत्रिम चयन के अंतर्गत जो है हम लोग चयनित कर सकते हैं। उसके बाद है ये जो चयन है प्राकृतिक चयन, पहला वाला चयन को देखते हैं। प्राकृतिक चयन मुख्य रूप से निर्भर करता है अनुकूलन के ऊपर, ठीक है। जो प्राणी अनुकूलित होगा अपने वातावरण के प्रति उसी का जो है प्रकृति क्या करती है? चयन करती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनुकूलन की परिभाषा क्या होती है। अनुकूलन की परिभाषा होती है किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। कोई जो जीव होता है जब वो अपने आवास के प्रति ढल जाता है, आवास मतलब जहाँ पर आप रहते हैं, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पर धान की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, यहाँ पर सदानीरा नदियाँ नहीं पाई जाती हैं, मतलब सिर्फ मानसून के ऊपर ही जल के लिए हम निर्भर हैं। तो इन सब परिस्थितियों के प्रति अगर हम अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, मतलब अपने आहार में चावल को शामिल कर लेते हैं, गर्मी को झेलने के लिए स्वयं को सक्षम बनाते हैं, तो ये हमारा अनुकूलन है। और अनुकूलित होने पर जो है ऐसे क्षेत्र में हम जीवित रह सकते हैं। तो ये जो है अनुकूलन कर अपने अंदर उत्पन्न करने पर ही जीव जो है प्रकृति के द्वारा चयन करके और अपनी जाति में विकास कर सकता है। अनुकूलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्पकालिक अनुकूलन, दूसरा होता है दीर्घकालिक अनुकूलन। अब अल्पकालिक अनुकूलन का अर्थ आप समझ गए होंगे, जैसे ठंडी है ना, ठंड पड़ रही है, अब क्या करेंगे? उससे बचने के लिए स्वेटर पहन लेंगे। बारिश हो रही है तो आप छाता लगा लेंगे, है ना। तो थोड़े समय के लिए कुछ परिस्थितियों से बचाव के लिए जो अनुकूलता पैदा की जाती है उसको हम अल्पकालिक अनुकूलन कहते हैं। अल्पकालिक अनुकूलन प्राकृतिक चयन के लिए महत्व नहीं रखता है। प्राकृतिक चयन के लिए कौन महत्व रखेगा? दीर्घकालिक अनुकूलन महत्व रखेगा। दीर्घकालिक अनुकूलन का अर्थ यह है कि इसमें जो है सभी जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार जो है परिवर्तित कर लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वातावरण के प्रति स्थायी अनुकूलन उत्पन्न करते हैं। कैसा अनुकूलन उत्पन्न करेंगे? कई पीढ़ियों के लिए स्थायी अनुकूलन को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अफ्रीका वगैरह के जीव मनुष्य हैं, है ना,
उनका जो रंग होता है वो काला होता है। तो उनका रंग काला किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो मेलेनिन नामक वर्णक होता है वो उनकी त्वचा पे उभर के बाहर आ जाता है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो उनकी त्वचा को सीधे हानि नहीं पहुंचा पाता है। त्वचीय रोग उनको उसकी वजह से कम होते हैं, मेलेनिन वर्ण की वजह से। तो उनके आवास के अनुसार उनकी त्वचा ने स्वयं को ढाला है, और ये दीर्घकालिक अनुकूलन है, जिसके कारण जो है वो उस वातावरण में जीवित रह सकते हैं और कम रोग ग्रसित होते हैं। ठीक है, यह जो दीर्घकालिक अनुकूलन होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है संरचनात्मक अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन का अर्थ यह है कि शरीर के अंग में, आकार में, प्रकार में, रंग में, इन सब में परिवर्तन आना, ये संरचनात्मक अनुकूलन होता है। इसका उदाहरण जो है आप लोग जिराफ की गर्दन के द्वारा समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता था कि जो जिराफ होता था उसकी गर्दन जो है बकरी के समान पहले छोटी होती थी। ऐसे छोटी गर्दन वाले जो है जिराफ पाए जाते थे। लेकिन कुछ समय में उनके आसपास के क्षेत्र में जो वनस्पतियां थी, छोटी वनस्पतियां धीरे धीरे लुप्त होने लगी और बड़े पेड़ जो है वहाँ पर विकसित होने लगे। तो वहाँ पर लंबी गर्दन वाले जिराफों की उत्पत्ति हुई, जो कि बड़े पेड़ से जो है पत्तियों को तोड़कर खा सकते थे। तो इस तरीके से जो है यह एक दीर्घकाल, और अभी तक जो है हमें लंबी गर्दन वाले जिराफ देखने के लिए मिलते हैं। तो यह अनुकूलन जो है दीर्घकाल तक रहा, जिसके कारण वो अपना पोषण करने में सक्षम हो सके। तो दीर्घकालिक अनुकूलन जो है के अंतर्गत संरचनात्मक अनुकूलन अर्थात शरीर के अंगों की संरचना में परिवर्तन के द्वारा जीव अपने आप को प्राकृतिक चयन के अनुकूल बनाता है। फिर दूसरा है क्रियात्मक अनुकूलन। क्रियात्मक अनुकूलन में जो कार्यकी में परिवर्तन लाता है ना, मतलब कार्यकी में परिवर्तन जैसे पाचन तंत्र में होने वाले परिवर्तन। अब कोई व्यक्ति जो है कोई जंतु है वो किसी ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में आके बसना प्रारंभ कर देता है ना। तो जो गर्म प्रदेश का खान पान है उसके प्रति जो है उसके शारीरिक अंग तंत्रों में, है ना, पाचन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में, अलग अलग तंत्रों में जो परिवर्तन होता है वो उसको हम कार्यकीय अनुकूलन कहेंगे। और ये कार्यकीय अनुकूलन भी प्राकृतिक चयन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अनुकूलन के लिए जो बदलाव होते हैं अंगों के अंदर या जीव के अंदर, जो अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, उसके आधार पर 3 पॉइंट से जो है प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहला है समवृत्ति अंग या समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं, दूसरा है सजातीय अंग या सजातीय लक्षण किसे कहते हैं, और तीसरा है अवशेषीय अंग। ठीक है, तो इसमें से अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए शब्द समवृत्ति, जिनकी वृत्ति समान हो, जिनकी वृत्ति समान हो, मतलब जो क्या करते हैं, एक समान कार्य करने में सक्षम होते हैं, भले ही उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। जैसे कि चिड़िया के पंख और तितली के पंख। चिड़िया के पंख जो होते हैं वो उसके अपर जो सामने वाले पैर होते हैं उनके विकास से बनते हैं, और जो तितली के पंख होते हैं वो उसकी त्वची विकास से बनते हैं। लेकिन दिखने में वो दोनों कैसे दिखते हैं, पंखों के समान ही दिखते हैं। तो उनकी वृत्ति यानी कार्य तो समान है किंतु उत्पत्ति अलग अलग है। ऐसे अंगों को हम समवृत्ति अंग कहते हैं और ऐसे लक्षणों को हम समवृत्ति लक्षण कहते हैं। ठीक है, समवृत्ति अंग समवृत्ति लक्षण की परिभाषा एक ही समान है, बस आपको शब्द का परिवर्तन करना है अंग और लक्षण का। उसी प्रकार से सजातीय अंग या सजातीय लक्षण। तो सजातीय यहाँ पर देखिए जैसा कि सामने में जुड़ा हुआ है, जो समजातीय हो, है ना, मतलब जो एक समान उत्पत्ति वाले हों, जिनका जो विकास हुआ है वो एक समान हो, भले ही देखने में वो कैसे दिख रहे हो, अलग अलग दिख रहे हो, ऐसे अंगों को हम लोग सजातीय अंग कहते हैं। जैसे कि चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख जो होते हैं उसके अग्रपादों के जो पंजे होते हैं उनके बीच में झिल्ली के विकास से वो पंख के समान दिखने लगते हैं। और घोड़े के अग्रपाद, है ना, तो घोड़े का जो अगला पैर होता है वो चलने के लिए अनुकूलित होता है, लेकिन चमगादड़ का जो अगला पैर होता है वो उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। तो उत्पत्ति तो एक समान है लेकिन वो कार्य क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो ये कैसे अंग होंगे, सजातीय अंग होंगे, और इनके जो लक्षण होंगे वो सजातीय लक्षण कहलाएंगे। एक तीसरी चीज़ है, यहाँ पर तो
कार्यों में परिवर्तन हो रहा है, उत्पत्ति में परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों में, समवृत्ति में और सजाति में। लेकिन एक और तीसरे प्रकार के अंग होते हैं, वो होते हैं अवशेषी अंग। जीव जो है जैसे विकास के दौर से गुजरते रहते हैं, उस विकास के दौर के मध्य उनके कुछ अंग ऐसे होते हैं जो वातावरण में परिवर्तन के कारण उनके कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो वो जीव की कार्यकी में सम्मिलित तो होते हैं, लेकिन उनके कार्य करने की क्षमता कालांतर में खो जाती है। तो ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो अवशेष के रूप में शरीर के अंदर उपस्थित रह जाते हैं, उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ऐसे अंग जो जीव के अंदर उपस्थित होते हैं किंतु कालांतर में जिनके कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, अब अवशेषी अंग कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप जानते हैं कि जो हमारी छोटी आंत की अपेंडिक्स होती है, उसके अंदर पहले ऐसे जीवाणु रहते थे जो सेलुलोज नामक भोज्य पदार्थ का पाचन करने में सक्षम थे। लेकिन वर्तमान समय में जो मनुष्य होता है वो पका हुआ भोजन खाता है, तो सेलुलोज का पाचन करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए वो जीवाणु जो है अपेंडिक्स के अंदर से समाप्त हो गए और अब वहाँ पर जो है वो जो आपका अपेंडिक्स है वो सिर्फ एक अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है। जबकि इसी का जो क्रियात्मक अंग है वो किस में पाया जाता है? अवशेषी नहीं है, वो क्रियात्मक है। वो किस में पाया जाता है? जो हमारे शाकाहारी जीव जंतु है, शाकाहारी जीव जंतु की छोटी आंत का जो सीकम वाला भाग होता है उसके अंदर अभी भी ऐसे जीवाणु उपस्थित होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। और हमारी छोटी आंत के जो सीकम का अंतिम भाग है वो अपेंडिक्स के रूप में कैसा रह गया है? अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। तो ये कुछ बिंदु थे इन दोनों वीडियो में हम लोगों ने प्रयास किया कि जीवों के विकास में चयन की भूमिका है ना, और पिछले वीडियो में जीवों का विकास, इससे संबंधित जो है सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आशा है ये दोनों वीडियो आप लोगों को अपने कोर्स की तैयारी पहले अध्याय की तैयारी जो कि 8 अंकों के लिए हम लोग कर रहे हैं उसके लिए, तो आशा है ये वीडियोस आपकी मदद कर रहे होंगे पुनरावृत्ति करने के लिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम लोग आपको अध्याय 2 जो कि आपका अम्ल क्षार तथा लवण है ना, इस अध्याय की पुनरावृत्ति के वीडियोस लेकर आपके लिए आएंगे। तो तैयार रहिएगा अपने परीक्षा के लिए। बेस्ट ऑफ